अल्फा की खोज के लिए भेजा था। इसकी खोज के लिए भेजा था। उससे आगे पढ़ेंगे। जोहरा को रमानाथ ने रमानाथ ये जानना चाहता था कि जालपा की बुद्धि दशा किस कारण हुई। दशा उसको मिली थी, सिर पर कलश रखी हुई, फटे पुराने गंदे वस्त्र पहने हुए, ऐसी स्थिति का क्या कारण हुआ? उसकी खोज के लिए गया था। जमा ने बेटी से पूछा कि कहाँ क्या करती है। जोहरा उसी दिनेश के घर, इसको फांसी की सजा हुई है। जालपा का रहती है, देवी दिन का घर छोड़ दिया है। अब किसके घर रहती है? दिनेश के घर। और वही दिनेश रमानाथ की गवाही के कारण निर्दोष, जिनका कोई दोष नहीं था, उस दिनेश को किसकी सजा हुई है? फांसी की सजा हुई है। उसी के घर पे रहती है। क्या करती है आगे देखते हैं। फांसी की सजा। उसी के घर पे कौन रहती है? जालपा। और जालपा की खोज के लिए किसको भेजा था? जोहरा को भेजा था। शांत बैठ जाओ आराम। जोहरा एक को बोल रहे हैं, दूसरे को या फिर बातें करनी था, आराम से बैठ सकते, बाद में छोड़ देता हूँ। किसी को लग रहा हो बातें करनी है, मेरी ओर से इस पर छोटे बाहर बैठ सकते आराम से। इसीलिए आता हूँ भाई, लेकिन आप ही बोलने दो हैं। किसी को लगता है कि हमारी बातें करनी है, आराम से रजी खुशी एक क्लास बैठ के बातें कर सकते। कोई पूछे मेरा बोलने, उधर वाला क्लास में खाली है। आपको क्या बोलना? जोहरा उसी दिनेश के घर है, जिसको फांसी की सजा हो गई है। उसको दो बच्चे, औरत है, माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है, बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है। जालपा का हृदय उनके लिए पिघल गया। उसी दिनेश के घर पे रहती है, पत्नी है, बच्चे है, बच्चों को खिलाती है। और उसकी माँ के लिए कहाँ से पानी लेके आती है? नदी से पानी लेके आती है। दो तरह के इंसान उसे परिचय करवा रहे प्रेमचंद। एक जो था अपने लालच के कारण निर्दोष लोगों के लिए झूठी गवाही देने का काम कर रहा है, और दूसरा वही व्यक्तित्व, दोनों जो साथ रहते थे पति पत्नी, वही व्यक्तित्व उसका हृदय पिघल गया और उन बच्चों के लालन पालन और बूढ़ी माँ की परवरिश का काम भी करने लगी। घर का सारा कामकाज करती है, उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। कौन लेके आ रही है? जालपा। तो जालपा के इस पक्ष से कौन सा चरित्र का कौन सा पहलू का उजागर हो रहा है? दयालु। इस प्रकार की है दयालु प्रवृत्ति की है। कैसी प्रवृत्ति की? दयालु प्रवृत्ति की है। जो बुढ़े माँ के लिए क्या लेके आ रही है? नदी से पानी, और बच्चे के लिए खिलाने और पालन पोषण का काम कर रही है। बच्चों को पालन पोषण का काम कौन करने लग गई? जालपा करने लग गई है, और पूरे दिन उसी की परवरिश में लगी रहती है। और आदमियों से क्या मांग के लेके आती है? चंदा मांग के लेकर भी आ जाती है। किसके लिए? उनके घर परिवार और बच्चों के पालन पोषण के लिए, बुढ़ी माँ के पालन पोषण के लिए चंदा मांग करके लेके आ जाती है। दिनेश के घर में ना कोई जायदाद थी, ना रुपए थे। जायदाद संपत्ति नहीं थी, रुपए भी नहीं थे। लोग बड़ी तकलीफ में थे, कोई मददगार तक न था जो आकर उन्हें ढारस तो देता। ढारस शब्द ढांढस या सांत्वना देने वाला लोग भी नहीं थे। जितने साथी सोबत थे सबके मुंह छिपा बैठे थे। यही होता है जब किसी की विपत्ति का समय हो जाता है तो लोग मुंह छिपा के बैठ जाते हैं। जितने भी साथी थे, रिश्तेदार थे,
विपत्ति के समय मुंह छिपा के बैठ गए। 2-3 फाके तक हो चुके थे, फाके होना मुसीबत का समय। जालपा ने जाकर उनको जिला किया। रमा की सारी बिजली कपूर हो गई, जूता छोड़ दिया, कुर्सी पर बैठकर बोली रमा की सारी डेडली कपूर हो गई, जूता छोड़ दिया, कुर्सी पर बैठकर बोले तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ, तुमने तो बीच में कहना शुरू किया, एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची, कैसे पता चला, पता कैसे लगा? जोरा कुछ नहीं, पहले उसी देवी दिन खटी के पास गई। जोरा अपना वार्तालाप बता रही है, उसका पता कैसे चला, किस प्रकार उन्होंने उसके बारे में बताया। उसने दिनेश के घर का पता बता दिया। किसके घर का पता बता दिया? दिनेश के घर का। झटपट जा पहुंची। रमानाथ, तुमने जाकर उसे पुकारा, तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं, कुछ झिझकी तो जरूर होगी। जोरा मुस्कुराकर बोली, मैं इस रूप में न थी। देवी दिन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्मा समाधि लेडी का समान भरा। शवा का होता रूप। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? इतिहास पढ़ने वाला राजा राम मोहन राय। समाज सुधार के लिए करने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय। न जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फर्क पता चल जाता कि मैं कौन हूँ, ये क्या हूँ। और ब्रह्मा लेडियों को देखती हूँ, कोई उनकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा बड़ा हो गई है, मैं भड़कीले कपड़े या बुजुर्ग के कहने बिल्कुल नहीं पहनती, फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ कर देखते, मेरी अस्तित्व नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जाल में भाग न जाए। लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए थे, बाण का निशान तक न था। ब्रह्मा समाजी लेडी महिला बन के गई थी किसके घर पे? दिनेश के घर पे जाल का पता लगाने के लिए। मालूम होता था किसी कॉलेज की लेडी टीचर होगी। इस शक्ल में वहां पहुंची, ऐसी सूरत बना ली कि वो क्या कोई भी भाग ना सकता था, भाग यानी समझ नहीं सकता था। पर्दा ढका रह गया। मैंने दिनेश की मां से कहा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। कहाँ पे पढ़ती हूँ? यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अपना घर मुंगेर बताया, बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी, हमदर्द का पाठ खेलने गई थी और मेरा ख्याल था कि मैंने खूब खेला। हमदर्दी का पाठ दिखावे का खेल खेलने के लिए गई थी। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जब्त ना कर सकी। उसने कभी कभी मिलते रहने का वादा किया। जालपा इसी बीच में गंगाजल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की मां से बंगला पे पूछा। बांग्ला भाषा के अंदर, बांग्लादेश में चलने वाली भाषा बंगला, पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली भाषा, क्या ये कहानी ने? उसने कहा, नहीं, ये भी तुम्हारे तरह लोगों के दुख में शरीक होने आ गई है। कहानी घर के रिश्तेदार के लिए कह रहे हैं। नहीं, रिश्तेदार नहीं है, ये भी दुख में शामिल होने के लिए आ गई। या इनका सोर किसी दफ्तर में नौकर है। सोर पति के लिए कह रहे हैं। सोर किसको कह रहे हैं? पति के लिए कह रहे हैं। पति कहाँ पे नौकर है? दफ्तर के अंदर नौकर है। और तो कुछ नहीं मालूम। रोज सवेरे आ जाती है और बच्चों को खिलाने ले जाती है। मैं अपने हाथ से गंगाजल लाया करती थी, मुझे रोक लिया और खुद लाती है। गंगाजल स्नान करने के लिए गंगाजल लेके आती थी, बच्चों को खिलाती है। और गंगाजल मुझे रोक लिया। कौन गंगाजल लाने का काम कर रही है? हमें तो इन्होंने जीवन दान दिया। कोई आगे पीछे न था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, आगे पीछे नहीं। परिवार का पालन पोषण करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? इसलिए कह रहे कोई आगे पीछे नहीं था। जब से ये आ गई, हमें कोई कष्ट नहीं है। न जाने किस शुभ कर्म का ये वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने एक छोटा सा पार्क है। मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते थे। शाम हो गई थी। जालपा देवी ने बच्चों को साथ दिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई ले गई थी उसमें से बुड्ढी ने एक मिठाई दोनों बच्चों को दी थी। ये जोरा वर्णन कर रही है, किसके सामने कर रही है? दोनों कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी से मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयां खाते हुए जालपा के साथ हो गए। बोलिए, जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे, जब जालपा से मेरी बातें होने लगी, रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे को झुक गया।
बोला तुमने किस तरह बातचीत शुरू की, यानी उसको जालपा की हर एक बात से हर एक पहचान से लगाव था। जोरा कह तो रही हो। मैंने पूछा जालपा देवी तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों ने तुम्हारी बढ़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई, आशिक दीवानी हो गई। रमानाथ यही लफ्ज कहा था तुमने। जोरा हाँ जरा मजाक करने की सूझी, मेरी तरफ ताजुब से देखकर बोली तुम तो बंगाली नहीं मालूम होती, यानी बंगाल की रहने वाली बंगाली नहीं मालूम होती। इतनी साफ हिंदी कोई बंगाली नहीं बोलती। मैंने कहा मुंगेर की रहने वाली हूँ। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? और वहाँ मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रही हूँ। आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती है? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊंगी। आपके पास घड़ी पर बैठकर भी मैं आदमियत सीख जाऊंगी, आदमियत इंसानियत सीख जाऊंगी के लिए कहा जा रहा है। जालपा ने शर्माकर कहा तुम तो मुझे बनाने लगी। कहा तुम कॉलेज की पढ़ने वाली, कहा मैं अपड़ गवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब जीत चाहे यहीं चली आना, यही मेरा घर समझो। यानी मिलने के लिए आना चाहो तो यही घर समझ लेना। ये किसके लिए कहा उन्होंने? जालपा ने किसको कहा? मैंने कहा तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आजादी दे रखी है, बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे, किस दफ्तर में नौकर है? जालपा को सब पता था, सॉरी जोहरा को सब पता था कि रमानाथ तो कैद के अंदर फंसा हुआ उसी की पत्नी है, लेकिन उस शौहर के बारे में, उसके पति के बारे में पूछना चाह रही। जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा पुलिस में उम्मीदवार है। किसमें उम्मीदवार है? पुलिस में उम्मीदवार है। मैंने ताजुब से पूछा पुलिस के आदमी होकर वो तुम्हें यहाँ आने की आजादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली वो मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वह घर बहुत कम आते हैं, वही पुलिस वालों के साथ रहते हैं। जालपा छिपाने का प्रयास कर दी। घर बहुत कम आते हैं लेकिन के साथ रहते हैं? पुलिस वालों के साथ ही रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए, फिर भी उन्हें शक हो रहा था इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं, विश्वास के लायक नहीं। वो कुछ खुशियां से होकर दूसरी तरफ भागने लगी, तरतीब से होकर दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने पूछा तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक करने लगी। जोरा बोली। ये सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसा कर क्या पाया, देखूंगी क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली वो ये कर सकता है, मैंने अपने फायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फायदा सोचते हैं, मैंने भी सोचा। जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से कोई प्रश्न नहीं करता तो उसे ये प्रश्न क्यों किया जाए, इससे कोई फायदा नहीं। जालपा से बातें करके आई है जोर और वापस उसको सुना रही है। मैंने कहा अच्छा मान लो तुम्हारे पति ऐसे मुखबिरी करता तो तुम क्या करती? जालपा ने मेरी तरफ से मेरी आंखों से देखकर कहा तुम मुझसे ये सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल में इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा मैं तो उनसे कभी ना बोलती ना कभी उनकी सूरत देखती। कौन कहते हैं ऐसे? जालपा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा शायद मैं भी ऐसा ही समझती या ना समझती, कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं, वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों के से संभव है, मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ है, कल हो सके तो फिर मिलेगा, आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे फिर कहा जरूर आइएगा, वहीं मैं मिलूंगी, आपका इंतजार करती रहूंगी पार्क के अंदर। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुककर बोली मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं, अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा, देर न हो